वेलकम टू मंथली करंट अफेयर्स सेशन। देखते ही देखते इस वर्ष के महीने समाप्त हो चुके हैं और हम लोग एंटर कर चुके हैं नए फाइनेंशियल ईयर की तरफ। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी और आने वाले एग्ज़ाम की सफलता के लिए समझदारी यही है कि हम अभी से ही बेहतर तैयारी करके अपने लक्ष्य को हासिल करें। और इसके लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च मंथ के कुछ ऐसे सेलेक्टिव करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का सेशन जो रहेगा ये मंथली करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा सवालों की तरफ रहेगा। आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं इस सेशन की। आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम हो, IBPS PO या फिर SBI या फिर स्टेट SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम हो या जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सेशन हो सकता है। शुरुआत करते हैं हम लोग कोट ऑफ द डे से। आज का कोट ऑफ द डे क्या है? कई बार हम डिफरेंट चीज़ों पर बिलीव तो करते हैं लेकिन अपने ऊपर बिलीव कई बार नहीं करते हैं। हमें लगता है कभी कि एग्ज़ाम हम पास कर भी पाएंगे क्या हम सफल कभी हो पाएंगे क्या। अपने ऊपर कई बार हमें सेल्फ डाउट होता रहता है और यही सेल्फ डाउट हमें पीछे की तरफ खींचता है। तो आज का कोट इसी पर इंडिकेट है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अपने पर विश्वास करना ही वास्तव में अगर देखा जाए तो सफलता का रहस्य है। जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पर विश्वास करके ही आगे बढ़े हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक, जिसका नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 का नाम आ चुका है मार्च के महीने की काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़। यहाँ पर ऑप्शन दिया है राजेंद्र सिंह, सुनीता नारायण, काव्य मैदानी, वंदना शिवा या रमेश चंद। यहाँ पर मैं आपको बता दें, ये अवार्ड जो है इसको वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी इसको माना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस बार की विजेता आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा इस बात का। अगर आपने मार्च का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो ये सेशन आपके लिए रिवीजन के तौर पे होगा, प्रैक्टिस सेशन के तौर पे होगा। और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ें ताकि आपकी तैयारी, मेंस की तैयारी पहले ही थोड़ी बहुत होती चले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य मंदानी जो है ये इसका सही उत्तर होगा, जिन्होंने इस बार का जीता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। ये अवार्ड जैसे नाम से लग रहा है कि वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में दिया जाता है। और आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो काव्य मंदानी डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ये संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण के निदेशक भी हैं। 2026 का सम्मान उनको मिला है, नाम याद रखना है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि काव्य मंदानी जो हैं ये ईरान के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि मिडल ईस्ट की खबरें काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में है। तो ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि ईरान के ही फॉर्मर डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट को इस बार का जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड में हमें एक बात और ध्यान रखनी है और वो है इसके अमाउंट के बारे में। कई बार अमाउंट से क्वेश्चन आ जाता है, तो आइए इसको आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड्स में आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई बार जीके के एग्ज़ाम में, जीके सेक्शन में आ चुका है कई एग्ज़ामों में, और वो ये है, क्या इंडियंस कोई ऐसा है जिन्होंने ये अवार्ड जीता हो या उनका नाम। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत में किस व्यक्ति को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम किया हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है इनका नाम। ये अवार्ड इंडियंस को मिल चुका है और वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध बहुत ही फेमस हस्ती राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को यहाँ पर जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। भारत के जल पुरुष यानी जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन में सराहनीय कार्य किया है, और इनको भी अवार्ड मिल चुका है। ये भी हमें ध्यान रखना है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वाटर मैन ऑफ द ईयर कौन है इंडिया में, तो इनका नाम हमें याद रखना है। राजेंद्र सिंह जो है इनको 2015 में, आपको ध्यान रखना है, 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, 2015 में, ठीक, 2015 में। इसके बाद उनको 2001 में रैम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इन्होंने वाटर कंजर्वेशन की फील्ड में राजस्थान में काफ़ी अग्रणी काम भी किया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो राजेंद्र सिंह जो कि भारत में जल पुरुष के नाम से विख्यात हैं, वाटरमैन ऑफ द ईयर। इस अवार्ड के अंदर हमें ध्यान रखना है कि 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर
1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है ये दिया जाता है। जैसा कि नाम से लग रहा है, स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। और रॉयल स्वीडिश अकेडमी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ये वही अकेडमी है जो नोबेल पुरस्कार भी प्रदान करती है। और आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो करेंसी है क्रोना, क्रोना इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन, स्वीडन की करेंसी है क्रोना, और इसी करेंसी में अवार्ड दिया जाता है। कितना? 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 1 मिलियन स्वीडिश क्रोना या क्रोनर भी कहते हैं इसको, जो कि स्वीडन की करेंसी है। और अवार्ड दिया है यहाँ पर स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन और रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड विच हिल रीजन एज नेशनल जियो हेरिटेज साइट ड्यू टू द जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। अभी हाल में ही किस पहाड़ी क्षेत्र को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? चुनार फोर्ट हिल रीजन, कलिंजर फोर्ट हिल रीजन, विंध्याचल, रोहतास या झांसी? ये ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। मार्च के महीने में एक न्यूज़ आई थी कि अभी भू विरासत स्थल इसको डिक्लेयर किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा कलिंजर फोर्ट हिल रीजन। कलिंजर फोर्ट हिल रीजन कहाँ है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, किस राज्य में है, किस जगह पर है, और इसका निर्माण किसने किया है। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आइए देख लेते हैं इसके आंसर को। कलिंजर फोर्ट का, जो कि इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण फोर्ट माना जाता है, तो ये है उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में, बांदा जिले में। ये हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। हिस्ट्री के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंजर जिले को अभी हाल में ही यहाँ पर उसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। इसका निर्माण 6-7 सेंचुरी के बीच किया गया था चंदेल शासकों के द्वारा, जिसका निर्माण किया गया था। और ये बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको अभी हाल में ही ये टैग दिया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लियोन मेसी, famous footballer, become the second man footballer to reach which milestone in official matches? लियोन मेसी, जिन्होंने अभी हाल में ही मील का पत्थर हासिल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। आपको बताना है कितने गोल के साथ, 700, 800, 900 या 950 या 1000 गोल। काफ़ी फेमस न्यूज़ है, आपने जरूर पढ़ा होगा इसको। तो इसका सही उत्तर होगा 900 गोल्स। यस, 900 गोल का आंकड़ा पार किया है, जो रोनाल्डो से भी तेज है। जबकि पहले जो हैं खिलाड़ी 765 गोल के साथ ये तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 हमें यहाँ पर फुटबॉलर के नाम याद रखने हैं जिन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 900 2024 में, currently leads with 965 goals, aiming for the historic 1000 goal milestone. Messi reached the 900 goals और उन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इन्होंने कीर्तिमान जो स्थापित किया है अभी हाल में ही, ये टूर्नामेंट जो हुआ था कॉन्क्लेफ चैम्पियंस कप के अंदर, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लियोन मेसी जो कि फेमस फुटबॉलर हैं, इन्होंने अपने एक रिकॉर्ड के अंदर इस चीज़ को सेट कर लिया है। तो इसका आंसर हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा 900 गोल के साथ ये आगे सेकंड फुटबॉलर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों फुटबॉलर के नाम जो है यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अब है ऑस्कर अवार्ड से संबंधित प्रश्न, क्योंकि मार्च के महीने में काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ रही ऑस्कर अवार्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। 98 एकेडमी अवार्ड भी इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। पहला सवाल, आइए देखते हैं। पहला सवाल ऑस्कर अवार्ड से जुड़ा हुआ है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? सिनर्स, हैमलेट, वन बैटल आफ्टर अनदर, रिपेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान प्रश्न। तो बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर अनदर को। एक बार देख लेते हैं। मोस्ट अवार्ड मिला है वन बैटल ऑफ द अनदर, 6 अवार्ड इसको मिले हैं, सबसे अधिक अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड भी इसको मिला है। और मोस्ट नॉमिनेशंस में हमें ध्यान रखना है,
सिनर्स को यहाँ पर 16 नॉमिनेशंस में जगह दी गई है, 16 नॉमिनेशन में इसको जगह दी गई है सिनर्स को। मोस्ट अवार्ड में वन बैटल आफ्टर अनदर। भारत की तरफ से जो फिल्म भेजी गई थी होम बाउंड, ये भी हमें ध्यान रखना है। होम बाउंड नीरज गैवियान की फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री हुई थी इंडिया की, बट इसने कोई अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन नाम एग्जाम पूछ लेता है कि इस फिल्म को भेजा गया है, तो होम बाउंड हमें नाम हमें याद रखना है। अगले सवाल पर आते हैं। द 98 अकेडमी अवार्ड सेरेमनी वॉज हेल्ड इन विच वेन्यू। 98 ऑस्कर अवार्ड किस स्थान पर आयोजित किया गया? मेडिसन स्क्वायर गार्डन यूएसए, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस, रॉयल एल्बर्ट हॉल या सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, हर बार ये आयोजन यहीं पर ही होता है। तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द एकेडमी अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? एकेडमी ऑफ हॉलीवुड एसोसिएशन, एकेडमी यूनिवर्सल स्टूडियो ऑफ आर्ट, एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, एकेडमी वार्नर ब्रदर्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की तरफ से ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ये अवार्ड 15 मार्च को दिया गया, हालांकि डेट एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन मार्च के मंथ में ही ये न्यूज़ आती है हर साल। डॉल्बी थिएटर, ये ध्यान रखना है। और आने वाली कैटेगरीज को देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनाइज बाय हमें ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइज बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड। किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते? सिनर्स, हैमलेट, द लास्ट वॉर एंड वन बैटल आफ्टर अनदर। तो वन बैटल आफ्टर अनदर के द्वारा ये सबसे अधिक अवार्ड जीता गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑस्कर्स वेयर वॉन द फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। इसने कितने ऑस्कर जीते हैं? 4, 5, 6, 7। अभी हमने देखा पिछली साइड में, तो 6 इसने अवार्ड जीते हैं, 6 अवार्ड जीते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 6 अवार्ड इसने यहाँ पर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फिल्म रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस। 98 एडिशन में इस बार सबसे अधिक नॉमिनेशंस जीते हैं यहाँ पर सिनर्स ने। सिनर्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक नॉमिनेशन 16 नॉमिनेशंस सिनर ने यहाँ पे जीते हैं। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है इस बार की। ऑस्कर अवार्ड में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू मेक हिस्ट्री बाय द विनिंग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ऑस्कर की हिस्ट्री में पहली बार किसी वुमेन को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अवार्ड इस बार दिया गया है। ऑप्शन है रैचल मैरिसन, ऑटम डुराल्ड, ग्रेग फास्टर, एरी वेगनर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली महिला बनी है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीतकर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑटम डुराल्ड ऑक्पाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा आपका बी आंसर हो जाएगा, ऑटम डुराल्ड। इनको किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो सिनर्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की कैटेगरी में, और ये पहली महिला हैं, पहली अश्वेत व्यक्ति भी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है सिनर्स फिल्म के लिए। ध्यान रखना है कैटेगरी का नाम बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, पहली बार किसी वुमेन को मिला है इस बार के एकेडमी ऑस्कर अवार्ड के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेस्ट पिक्चर देख लेते हैं जल्दी से। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी यहाँ पर वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, फिल्म वही है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कैटेगरी ऑस्कर में बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें महत्वपूर्ण कैटेगरी हमेशा ध्यान रखनी है जहाँ से प्रश्न बनने की अधिक संभावनाएं होती हैं। बेस्ट पिक्चर देखा हम लोगों ने, मोस्ट अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर, मोस्ट नॉमिनेशंस सिनर्स। बेस्ट एक्टर में माइकल बी जॉर्डन को ये अवार्ड दिया गया है सिनर्स फिल्म के लिए, माइकल बी जॉर्डन। एक्ट्रेस के लिए जैसी बार्कले, जिनको हैमलेट फिल्म के लिए अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस, जैसी बार्कले। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मैडिगन, विपेंस के लिए इनको मिला है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए सीन पॉल को ये अवार्ड दिया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना है।
चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समरीज नोट कर लेते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को, वो किस किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट पिक्चर में मिला है एक, तो बेस्ट डायरेक्टर मिला है एक, बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट कास्टिंग, यानी 6 कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। ये हमें कैटेगरी याद रखनी है 6 कैटेगरी के अंदर। सबसे अधिक कैटेगरी यहाँ पर जो है अवार्ड मिलने वाली फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। होम बाउंड फिल्म का नाम भी ध्यान रखना है। ये फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई थी, नीरज गावियान की फिल्म है। चलिए एक और कैटेगरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है, बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए हमें ध्यान रखना है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए अवतार फायर एंड ऐश करके फिल्म है, डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून, ये हमें ध्यान रखना है बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स के लिए के पॉप डेमोन हंटर्स बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन के लिए अवार्ड दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स के लिए के पॉप डेमन हंटर्स के लिए। यूनिक क्या रहा इस बार के ऑस्कर में? यूनिक क्या रहा इसको देख लेते हैं। यूनिक यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही इस बार। एक तो यूनिक ये रहा इस बार कि बेस्ट कास्टिंग एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई इस बार। बेस्ट कास्टिंग, यहाँ पर बेस्ट कास्टिंग का मतलब ये होता है किसी भी आर्टिस्ट को चुनना, किसी भी फिल्म में जो किरदार निभाए जाते हैं उन किरदारों के लिए किस व्यक्ति को चुना जाए, ये काम कास्टिंग का होता है। तो ये नई कैटेगरी है जिसको जीता है इस बार कैसेंड्रा कुलुंकुडिस ने। तो ये नई कैटेगरी है इस बार लॉन्च हुई है, बेस्ट कास्टिंग। क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी कैटेगरी इस बार के ऑस्कर में शुरू की गई। एक और हिस्ट्री क्रिएट हुई जिसे हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चनों में कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड पहली बार किसी वुमेन ने जीता है। ये भी एक हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। इंडियंस कौन कौन हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली इंडियंस का नाम कोई पूछे, फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो भानु अथैया को 83 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। कैटेगरी है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, नाम है भानु अथैया। उसके बाद सत्यजीत रे को ये अवार्ड मिला, बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे। 92 के अंदर उनको अवार्ड मिला सत्यजीत रे को। उसके बाद रेसल पेगोटी को मिला बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। फिर AR रहमान को मिला 2009 में, 2 ऑस्कर मिले उनको, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर्स और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जेहो के लिए। उसके बाद गुलजार को मिला 2009 में जेहो गाने के लिए। उसके बाद शॉर्ट फिल्म जो होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए एलिफेंट विस्पर्स को अवार्ड मिला कार्तिक गोंजाल्विस और गुरमीत मोंगा को। उसके बाद फाइनली MM कीरवानी और चंद्र बोस को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए 2023 में अवार्ड मिला। तो हम लोगों ने देखा कौन कौन से इंडियंस ऑस्कर के अवार्ड में विनर रह चुके हैं। तो पहला नाम हमें ध्यान रखना है भानु अथैया, जो पहली विनर हैं जिनको ऑस्कर में अवार्ड मिला भारत की तरफ से। ये इसकी समरी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप बाद में जाकर नोट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के वक्त आप इसको अगर एक बार रिवाइज़ कर लें तो चीज़ें आपकी मेमोराइज़ हो जाएं और आपका आंसर सही हो, गलत ना हो। ये कुछ मेन कैटेगरी हैं ऑस्कर अवार्ड की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण रैंकिंग अभी जारी की गई है मार्च के महीने में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। आइए देखते हैं इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं। हैप्पीनेस वर्सेस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हैप्पीनेस के मामले में हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसे बताती है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। भारत की क्या रैंक है इसके अंदर, 110, 112, 116 या 118? तो ये सीधा क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 116। 116 रैंक भारत की है। 146 देशों में भारत की जो रैंक है वो है 116। और एक बात हमें और ध्यान रखनी, इंडिया इम्प्रूव इट्स रैंकिंग फ्रॉम 126 इन 2024 टू 118 इन 2025। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 116 रैंक हमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 116। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं इस रिपोर्ट का। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026।
कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिनलैंड? कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं। पहले स्थान पर रहा फिनलैंड, उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टा रिका एंड स्वीडन। तो यहाँ पर आंसर होगा फिनलैंड पहले स्थान पर रहा। कोस्टा रिका 4th प्लेस रैंकिंग मार्क द हाईएस्ट लैटिन अमेरिका। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो पूछ सकता है लैटिन अमेरिका में कौन सा देश रहा सबसे ऊपर, तो कोस्टा रिका जिसकी 4th रैंक है, बट ये लैटिन अमेरिका में टॉप पर रहा यहाँ पर, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? कौन सी संस्था, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी संस्था जो है इसको जारी करती है। वर्ल्ड बैंक, IMF। जब भी आप रिपोर्ट पढ़ें तो ज़रूर पढ़ें कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। एनुअल रिपोर्ट ही जारी की जाती है, ध्यान रखना है आपको। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करने का भी एक पर्टिकुलर डे होता है, आइए आगे देखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। फिनलैंड लगातार कितने वर्षों से पहले स्थान पर है? 5 साल, 7 साल, 9 साल या 10 साल? कितने सालों से लगातार ये टॉप किया है? तो इसका कंसेक्यूटिव ईयर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी 9 ईयर्स जो है इसने लगातार फर्स्ट रैंक हासिल की है फिनलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच कंट्रीज रैंक एज द अनहैप्पीएस्ट इन 2026? सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? मालावी, सिएरा लियोन, अफगानिस्तान या सूडान? तो अफगानिस्तान की रैंक आप देखेंगे अनहैप्पीएस्ट कंट्री में आती है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है ऑप्शन सी सबसे कम खुशहाल देश की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है। विच फैक्टर इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइंड हैप्पीनेस इंडेक्स? कौन सा कारक इसमें उपयोग नहीं होता है? GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस या मिलिट्री स्ट्रेंथ? तो GDP तो होता है, यहाँ पूछा है नॉट, हमें ध्यान रखना है नॉट पूछा है, और नॉट अगर पूछा है तो नॉट पूछा है यहाँ पर, तो GDP होता है, सोशल भी होता है, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होता है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ इसका पैरामीटर नहीं होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मिलिट्री स्ट्रेंथ से कोई पैरामीटर नहीं है इसका, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विच कंट्रीज अनहैप्पीएस्ट इन 2026? कौन सा देश अनहैप्पीएस्ट है, सबसे कम खुशहाल देश है? ये देखा हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन, अफगानिस्तान। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसी दिन ये रिपोर्ट रिलीज होती है हर बार। तो ये भी हमें फैक्ट ध्यान रखना है। इस बार की थीम हमें ध्यान रखनी है केयरिंग एंड शेयरिंग। केयरिंग एंड शेयरिंग जो है इस बार की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, और 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन ये रिपोर्ट जारी की जाती है, 20 मार्च, ये हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फैक्ट शीट देख लेते हैं इसके अंदर। अनहैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और मालावी, ये 3 आपके अनहैप्पीएस्ट कंट्री हैं। हैप्पीएस्ट में फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ये पहले की सेशन में हम लोगों ने देखा था। ये इसकी समरी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये इस पूरी इंडेक्स की समरी है। यहाँ पर 6 इंडिकेटर्स होते हैं जो इसको इंक्लूड करते हैं, और भारत की रैंक 116 है, ये हमें ध्यान रखना है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, और फिनलैंड जो है यहाँ पर 9 कंसेक्यूटिव ईयर जो है टॉप किया है, ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरह के सवालों को एग्ज़ाम में बनाया जा सकता है, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके बदल कर हो सकता है क्वेश्चन तैयार कर दिया जाए। तो मेंस की तैयारी पहले से थोड़ी बहुत करते रहिए ताकि फाइनल सिलेक्शन श्योर हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस समय आप लोग देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में भी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भारत में LPG का भी काफ़ी क्राइसिस है, और अभी हाल में BPCL ने इसको लॉन्च किया, इंडियाज़ फर्स्ट LPG ATM। कहाँ पे लॉन्च किया है? गुड़गांव, हरियाणा में। तो हमें ध्यान रखना है किस क्वेश्चन पूछ सकता है किस कंपनी के द्वारा और कहाँ। तो BPCL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। BPCL भारत का पहला LPG ATM गुड़गांव, हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वेयर वॉज द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 14वां मिनिस्ट्रियल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जेनेवा, नैरोबी, योंडू, नई दिल्ली या पेरिस? देखिए, जेनेवा सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, अधिकांश लोग जेनेवा टिक करते हैं, इसलिए ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जेनेवा आंसर हमें नहीं लगाना है, हालांकि WTO का हेड ऑफिस जेनेवा में है, तो पहला ऑप्शन इसलिए जानबूझ के दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है आपको। याओंडू एक जगह है कैमरून के अंदर, कैमरून एक कंट्री है। एडिशन ध्यान रखना है, 14 एडिशन। और कैमरून की लोकेशन भी हमें ध्यान रखनी है कि कैमरून वर्ल्ड मैप पर कहाँ पे है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में हम इसको याद रख पाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये छोटा सा देश है कैमरून, और यहीं पर ही 14th WTO की मीटिंग यहाँ पर संपन्न हुई है। आइए कुछ समरी फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पर। WTO बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, WTO कब बना? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO नगोजी ओकोंजो-इवेला, काफ़ी कठिन नाम भी है, नाइजीरिया की ये हैं, जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, यानी WTO की हेड बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इसके अंदर मेंबर की संख्या कितनी है? 166। 166 देश इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। और लेटेस्ट कंट्री जो शामिल हुआ है वो है तिमोर लिस्ते। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था, कौन सा देश WTO का नया मेंबर बना है? तो तिमोर लिस्ते इसका आंसर लगाना है। और इसका लेटेस्ट सम्मेलन जो हुआ है वो भी हाल में कैमरून में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, इंडियाज फर्स्ट रिवरलाइन लाइट हाउस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अलोंग विच रिवर इनहेंस इनलैंड वाटरवे नेविगेशन। इनलैंड वाटरवे नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए रिवर लाइन लाइट हाउस एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा कह सकते हैं इंडिकेटर होता है जो कि नदी के रास्ते, समुद्र के रास्तों पर ये शिप्स को डायरेक्शन देने के लिए बनाया जाता है। अभी तक आप देखेंगे समुद्रों में, ओशंस वगैरह में आप देखेंगे शिप के डायरेक्शंस के लिए ये लाइट हाउस बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब इनको पहली बार जो है भारत के रिवर लाइन पे भी इनको इनबिल्ड किया जा रहा है पहली बार। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी या नर्मदा। तो मार्च के महीने की न्यूज़ में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि मंत्री हैं पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। आजकल मंत्री मिनिस्टर्स के नाम ही पूछ लेता है, किस मंत्रालय के मंत्री कौन है। आधारशिला रखी इन्होंने असम के गुवाहाटी के लचित घाट के अंदर। ये परियोजना ब्रह्मपुत्रा रिवर पर शुरू की गई है, और इसका एम क्या है? जो जहाज़ हैं या शिप हैं उनकी सुरक्षित आवाजाही, 24/7 नेविगेशन सुरक्षित करना, उनको बताना, उनको डायरेक्शन देना, ताकि वो रात के अंधेरे में किसी चट्टान से ना टकरा जाएं, कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए इनको बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार है जब समुद्र के बजाय किसी नदी के किनारे पर लाइट हाउस बनाए जा रहे हैं। हमें ध्यान रखना है, समुद्र में पहले से ही था, पर नदी के किनारे इनको बनाया जा रहा है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये 24x सर्विस देंगे, और इसका जो प्रोजेक्ट है वो है 84 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जो कि शुरू किया गया है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। लॉन्च बाय भी ध्यान रखना है, सर्बानंद सोनोवाल, ब्रह्मपुत्रा रिवर, और 84 करोड़ इसका जो है ये प्रोजेक्ट है। 4 लाइट हाउस यहाँ बनाए जाएंगे, पांडू, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, बोगीबील के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 8 मार्च एक इम्पॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। तो इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में कि इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम क्या है। तो राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है, एग्जाम में पूछा भी गया था। इसकी हिस्ट्री के बारे में ध्यान रखना है कि 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी ने ये मनाना शुरू किया गया था, लेकिन 8 मार्च 17 को रूसी महिलाओं की पड़ताल के बाद वुमेंस डे की तारीख को बदलकर 8 मार्च कर दिया गया था, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने ऑफिशियली इस दिन को मान्यता दे दी, और हर साल ये 8 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए अगला सवाल है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या जिम प्रेम जी? तो ऑब्वियसली हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एशिया में मुकेश अंबानी ही यहाँ पर पहले आंसर के रूप में होंगे, तो मुकेश अंबानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आजकल एग्ज़ाम में कुछ एक ट्रेंड भी है कि जो स्टेट के फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो अभी मार्च के महीने में बहुत ही फेमस ऑर्किड फेस्टिवल को मनाया गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑर्किड फेस्टिवल। तो इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम के अंदर। सिक्किम याद रखना है आपको, सिक्किम में पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्किड फेस्टिवल को मनाया गया। और इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये फेस्टिवल जो है इसका जो थीम थी ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी प्रॉस्पेरिटी, ये हमें ध्यान रखना है। द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, और जगह है सिक्किम, पैक्योंग। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अभी हाल में किस बैंक ने महिला ग्राहकों की बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और जीवन शैली के जुड़े लाभ प्रदान करने के लिए वुमेन शेपर्स सेविंग अकाउंट बैंक अकाउंट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, स्टेट बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये लॉन्च किया है वुमेन्स शेपर सेविंग अकाउंट विथ 10 lakhs कैंसर केयर कवरेज फॉर वुमेन। 10 lakhs का कैंसर कवर भी इसके अंदर अप्रूव्ड है। नाम आपको याद रखना है, बैंक का नाम भी याद रखना है, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अकाउंट होल्डर एज जो है वो है 18 से 60 साल, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में हमें ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर इसका गुजरात में है, और इसके जो चेयरमैन है मिस्टर मुकेश कुमार बंसल इसके चेयरमैन है, और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और इसके एमडी सीईओ है देवदत्ता चंद्रा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव बिगन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड? फ्रीडम शील्ड अभी हाल में शुरू किया गया है। यूएस जापान, यूएस कोरिया, साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया, यूएस फिलीपींस, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ई, यूएस एंड साउथ कोरिया लॉन्च द फ्रीडम शील्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आर्म्ड रीजनल टेंशंस। अभी हाल में ही जो वॉर जो अभी चर्चा में है, न्यूज़ में, इसी बीच इसको शुरू भी किया गया है। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, ये है यूएस एंड साउथ कोरिया। अगले सवाल पर आते हैं, विच कंट्री हैज़ अनाउंस? यस, काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस साल फीफा वर्ल्ड कप भी होना है, और अभी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर रिसेंटली अपना नाम हटाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कतर, इराक, सऊदी अरब, टर्की या ईरान। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इराक आंसर होगा। इराक जो कि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में भी है, और काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हैं कि युद्ध में काफ़ी नुकसान भी इराक को हुआ है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नाम जो है वापस लेने की घोषणा की है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ईरान आंसर होगा, ना कि इराक। ईरान ने इसको नाम हटाने की घोषणा की है। फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के लिए, इस साल आयोजित किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। खास तौर पे कई बार फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो इस साल होगा वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इस बार जो है 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएस। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम पूछ लेता है नेक्स्ट कब होगा और कहाँ होगा। तो 2030 मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, फिर 2034 सऊदी अरब के अंदर होगा, और अपकमिंग फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप इवेंट होगा ब्राज़ील में वुमेंस का, फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु विल ऑनर्ड विद द 2026 मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? 2026 के मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी या अनुपम खेर? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोल पालेकर। इंडियन फिल्म सिनेमा के
फेमस एक्टर अमोल पालेकर, जिनको मेटा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड की तरफ से थिएटर एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपका ध्यान रखना है, ये मेटा है ना कि पेटा। पेटा अवार्ड अलग होता है, एनिमल्स सेविंग के लिए होता है, ये मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अमोल पालेकर एक्टर को ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु रिसीव द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन्स फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर द वुमेन क्रिकेट। किसको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BCCI की तरफ से? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिथाली राज या शेफाली वर्मा। ये मार्च के महीने में न्यूज़ आपने जरूर पढ़ी होगी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसको नमन अवार्ड भी कहा गया, नमन अवार्ड, जो काफ़ी चर्चा में रहा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिताली राज को ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये आप यहाँ पर नोट कर लें, इस बार का जो नमन अवार्ड है इसमें रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, मिताली राज, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन? राहुल द्रविड़, मिताली राज और रोजर बिन्नी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये अवार्ड जो है इनको प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही पोलियो मरकर, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोलियो मरकर सुब्रमण्यम गिल को यहाँ पर अवार्ड दिया गया, क्रिकेटर। और उसके बाद स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेंस के लिए 5th टाइम। डोमेस्टिकली शेफाली वर्मा वॉन द जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, ये भी ध्यान रखना है हमें। हर्षित राणा एंड एन श्री चंद्रानी वुमेंस के लिए उनको मिला है बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का पुरस्कार। और बॉलिंग के लिए दीप्ति शर्मा इमर्ज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेंस वनडे इंटरनेशनल। ये भी हम फैक्ट में ध्यान रखने हैं, हाईलाइट ऑफ BCCI अवार्ड एंड ऑनर्स इन 2026। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। PM नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही दीमा, हसाव व कार्बी ओंगलांग जिलों में 120 मेगावाट लोअर कोपली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, वर्चुअली उद्घाटन किया। ये कहाँ पे स्थित है? इस तरह के सवाल पूछ लेता है। 120 मेगा पावर का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम या मणिपुर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, असम। असम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमें ध्यान रखना है, कोपली नाम याद रखना है, और ये 120 मेगावाट का है, ये भी हमें ध्यान रखना है, और कहाँ पे स्थित है ये ध्यान रखना है। तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, असम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। असम के बारे में जान लेते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी असम की। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे मार्च के चुनिंदा सेलेक्टिव कम से कम क्वेश्चनों को रखा गया है ताकि महत्वपूर्ण हो, फिर भी सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही माने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। प्रारंभ 2026 कैंपेन वाज लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्टर इन मार्च 2026। प्रारंभ अभियान जो है किस मंत्री ने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या राजनाथ सिंह। अगर आपने पढ़ा है प्रारंभ क्या है तो निश्चित रूप से आप इसको बता सकते हैं कि प्रारंभ जो है क्या है और इसको लॉन्च किसने किया। लॉन्च किया है वित्त मंत्री सीतारमण ने, ऑप्शन भी यहाँ पर आंसर होगा। क्या है ये प्रारंभ, है ना, क्या इसका फुल फॉर्म है? देखिए अगला क्वेश्चन आ गया इसी पर ही, प्रारंभ स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इसका पूर्ण रूप है? तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर प्रारंभ का मतलब जो है वो हो जाएगा आपका पॉलिसी रेगुलेशन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मिशन भारत। नाम देखिए विकसित भारत तो मिशन भारत के यहाँ पर 2-3 ऑप्शन देकर कंफ्यूज किया गया। सब में देखिए विकसित भारत करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत क्लोज ऑप्शन जो है ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या है ये, क्या है ये प्रारंभ अभियान? प्रारंभ अभियान चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट नए इनकम टैक्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। देखिए अगला सवाल इसी पर ही है, प्रारंभ अभियान जो है ये किस के क्रियान्वयन से संबंधित है? क्या कुछ शुरू करने की गवर्नमेंट प्लान कर रही है? तो कंपनी एक्ट के अंदर चेंजेस हैं, GST एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सरकार जो चाहती है कि जो कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स एक्ट है उसको थोड़ा बेहतर बनाया जाए, तो नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी इनकम टैक्स
एक्ट 2025 जो कि लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। द AI इनबिल्ट चैटबॉट लॉन्च अंडर द प्रारंभ। कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा? टैक्स मित्रा, कर साथी, फाइनेंस बोट या डिजी टैक्स। ये एक चैटबॉट है AI पर आधारित जो कि कंज्यूमर की हेल्प करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर साथी। कर साथी AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स के द्वारा, नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद द वुमेन्स एम्पावर्ड ट्रेलब्लेजर अवार्ड एट द ब्रिक्स CCI एनुअल वुमेन्स समिट 2026। एक अवार्ड अभी हाल में जारी किया गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। आपको बताना है ये अवार्ड किसको दिया गया है। श्रद्धा जोशी, कल्पना सोरेन, स्मृति ईरानी, रेखा गुप्ता या ममता बनर्जी। अवार्ड किसको दिया गया है? ब्रिक्स का अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। वुमेन्स एम्पावरमेंट का अवार्ड है, तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड की MLA हैं कल्पना सोरेन, जिनको ब्रिक्स CCI अवार्ड वुमेन्स के लिए दिया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो CCI की फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दी हुई है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट। ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है ब्रिक्स CCI WE के द्वारा। तो ध्यान रखना है, आंसर इज कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना सोरेन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ गया। हु रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर SHG। इस चैनल की कई वीडियोस में इसका जिक्र भी किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। ये अवार्ड नेशनल रूप से, नेशनल लेवल पर ये अवार्ड दिया गया है एक बैंक को। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक या नाबार्ड। महत्वपूर्ण सवाल है, तो यहाँ पर आंसर होगा कर्नाटका ग्रामीण बैंक। यस, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा कर्नाटका ग्रामीण बैंक। और ये नेशनल अवार्ड जो है अभी हाल में दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। किसको? कर्नाटका ग्रामीण बैंक को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है, वन स्टेट वन आरआरबी के तहत 1 मई 2025 से भारत में ग्रामीण बैंकों की संख्या 28 हो चुकी है। तो हमें ध्यान रखना है वन स्टेट वन आरआरबी 1 मई से एप्लीकेबल है 2025 से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने अभी हाल में ही इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। एग्रीमेंट किसके साथ किया गया? गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, मेटा, अमेजॉन या क्राफ्टॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। ये एग्रीमेंट किस चीज़ का है? ये एग्रीमेंट है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को, इंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा क्राफ्टॉन के साथ, DPIIT और क्राफ्टॉन का, यानी ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि DPIIT भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान करता है। जी हाँ, FDI की मंजूरी यही डिपार्टमेंट प्रदान करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी कौन देता है, अप्रूवल कौन देता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो FDI की मंजूरी यही देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, विच कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन एग्नाइट। किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसरो, स्काईरूट, एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, DRDO या HAL। स्काईरूट, अग्निकुल के अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर होगा अग्निकुल। अग्निकुल ने अभी हाल में ही एग्नाइट टेस्ट मार्स ब्रेक थ्रू 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है क्या चीज़? तो जो परंपरागत रॉकेट बनाने की शुरुआत होती है उसमें कई पार्ट्स में रॉकेट बनाए जाते हैं, लेकिन इस 3D प्रिंटेड की वजह से हम एक साथ में ही सिंगल पीस के माध्यम से रॉकेट तैयार कर सकते हैं, जिससे कि टाइम की बचत भी होती है और कार भी बहुत सक्सेसफुल होता है। और ऐसा करने वाला ये वर्ल्ड का पहला ये कंपनी है जो कि इसने इसको लॉन्च किया है। एग्नाइट इंजन है, वर्ल्ड फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन है
ये में ध्यान रखना है। और ये प्राइवेट सेक्टर्स की एक बड़ी कंपनी है, अग्निकुल स्टार्टअप है, ये IIT मद्रास का स्टार्टअप है जहाँ पर इन्होंने ये इसको स्टार्ट किया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड नाम हमें याद रखना है। और इसने अभी हाल में ही पहली बार ये 3D प्रिंटेड इंजन को लॉन्च किया है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, ये अग्निकुल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। सेबी ने अभी हाल में ही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मिसलीड करने वाले कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो लोगों को मिसलीड करते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस कंपनी के साथ? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल या मेटा या एप्पल। सेबी ने पार्टनर बनाया है ऐसी कंपनी को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा गूगल पार्टनर। सेबी एंड गूगल पार्टनर टू मॉनिटर इन्फ्लुएंसर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल। यहाँ पर सेबी के जो चेयरमैन हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। वेरीफाई ऐप लेवल होगा, इनिशिएटिव होगा। इसका भी नाम ध्यान रखना है हमें कि वेरीफाई ऐप लेवल क्या है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। तो ये एक तरह का मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए है। सेबी ने इसको लॉन्च किया है गूगल के साथ मिलकर। तो ये हमें ध्यान रखना है, पहले पहचान करें और फिर निवेश करें, ये इसका स्लोगन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत के NBFC सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा FDI है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किस रेगुलेटरी बॉडी ने मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप बैंक के श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के 39,618 करोड़ के निवेश की मंजूरी दी है, जो कि सबसे बड़ा FDI हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन है यहाँ पर सेबी, RBI, NCLT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। L&T फाइनेंस लिमिटेड जो कि भारत की अग्रणी NBFC है, हाल में ही किस वैश्विक पहल का हस्ताक्षर करता है बना है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट स्थिरता, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एग्रीमेंट टाइप का सवाल है। L&T फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक लीडिंग कंपनी है भारत की, इसने अभी हाल में ही सिग्नेचर किया है, एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? प्रमोटिंग द कॉर्पोरेट सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि बेहतर कार्य प्रणाली हो, बेहतर तरीके से व्यवस्था हो। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNGC, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, IMF या WTO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ग्लोबल कॉम्पैक्ट UN जो है, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले एडिशन है इसका, इस बार फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी हाल में ही संपन्न हुए हैं। बताइए इसकी मेज़बानी किस राज्य ने की? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्योंकि पहला एडिशन है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने इस बार जो है मेज़बानी की है। किसकी? पहले ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स की, छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं अगला सवाल इस पर क्या है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मैस्कॉट, लोगो, प्रतीक किसे कह सकते हैं? मैस्कॉट पूछा जाता है एग्जाम में कि मैस्कॉट क्या है। हर गेम के अंदर एक मैस्कॉट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैस्कॉट का, यहाँ फोटो देखिए। इस तरह के मैस्कॉट बनाए जाते हैं और इनके पर्टिकुलर नेम भी होते हैं, इनका महत्व भी होता है, इनका कुछ ना कुछ एक मतलब भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है शुरू, मोरवीर, वीरबाज, गरुड़ा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मोरवीर, इसका सही उत्तर होगा। और ये मोरवीर होता क्या है देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है।
देखिए मोरवीर जो है देखो छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखेंगे तो ट्राइब्स के अंदर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए छत्तीसगढ़ वर्ड से मिला है। मोर का मतलब होता है ऑन यानी माइन, एंड वीर मीनिंग फॉर द ब्रेवरी, यानी इसका अर्थ हो गया हमारा या मेरा, वीर मतलब वीरता, यानी भारत के आदिवासी समुदायों के गौरव का भावना का प्रतीक है। यानी हमारा या मेरा साहस या वीरता का परिचय देने वाला ये एक मैस्कोट है जिसका नाम रखा गया है मोरवीर। मोरवीर आपको ध्यान रखना है, मोरवीर जो कि इस बार ट्राइबल गेम का मैस्कोट था। मोरवीर कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। आइए देखते हैं आगे की तरफ। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किए? अब देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, आपकी जो खेल मंत्री होंगे वही लॉन्च करेंगे। अब खेल मंत्री कौन है ये पता होना चाहिए आपको। अनुराग ठाकुर हैं, किरण रिजिजू हैं, मनसुख मांडविया हैं, राजनाथ सिंह हैं। तो मनसुख मांडविया इस समय हमारे देश के खेल मंत्री हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विच स्टेट टॉप द मिडल टैली खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम? कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उड़ीसा रहा, कर्नाटक रहा, असम रहा या महाराष्ट्र रहा? बिल्कुल आपने अगर पढ़ा होगा, अभी 31 मार्च के अंदर आप देखेंगे 31 मार्च तक की गेम चला है। तो जो टॉप कंडीशन है लास्ट टाइम जो आप देखेंगे वो है यहाँ पर कर्नाटका। कर्नाटका यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ठीक है। सेकंड पर उड़ीसा रहा है, थर्ड पर अरुणाचल प्रदेश रहा है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश रहा है, चौथे पे असम रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मेडल के साथ साथ हमें ध्यान रखना होता है कि किसके मेडल गोल्ड में ज़्यादा है, सिल्वर में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है सिल्वर मेडल ज़्यादा होने की वजह से कई बार रैंक ऊपर पहुँच जाती है। तो पहला कर्नाटका, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विच इंडियन प्रीमियर लीग टीम हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द कंसोर्टियम लेड बाय यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर कार्ल सोमानी? आपने देखा होगा जरूर, इस बार आईपीएल ऑक्शन के अंदर एक काफ़ी महत्वपूर्ण टीम का अधिग्रहण किया गया। टीम अमेरिका आधारित उद्यमी कार्ल सोमानी के नेतृत्व में 1.63 बिलियन टीम का अधिग्रहण किया गया है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स या दिल्ली कैपिटल्स। अमाउंट 1.63 बिलियन। तो यहाँ पर आंसर होगा कार्ल सोमानी लेड कंसोर्टियम, राजस्थान रॉयल्स इन 1.63 बिलियन डॉलर आईपीएल डील हुई है यहाँ पर। तो कार्ल सोमानी लेड कंसोर्टियम, राजस्थान रॉयल्स। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन नंबर डी। अमाउंट भी ध्यान रखना है इसको, 1.63 बिलियन है। द मासिव डील काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया कि यहाँ पर ये बिगेस्ट डील के रूप में इसको माना जा रहा है। तो नाम याद रखना है आपको, ठीक है, नाम भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कार्ल सोमानी नेतृत्व वाली जो कंपनी कंसोर्टियम है, राजस्थान रॉयल के 100% स्वामित्व का हासिल कर लिया, 100% ऑनरशिप इनकी यहाँ पर हो गई है। भारतीय करेंसी में रुपया जो होगा वो होगा 15,286 करोड़। काफ़ी बड़ा अमाउंट है यहाँ पे 100% ऑनरशिप के साथ। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 2 मार्च को एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर गोल्ड हॉलमार्किंग के जो फेजेज़ हैं, यहाँ पर जो फेज़ सरकार ने शुरू किए हैं, उस फेज़ के अंदर छठा फेज़ जब शुरू किया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने ज़िलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग कर दी है। हॉलमार्किंग अब पहले से स्टार्ट हो चुकी है बट अब इसको ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 343, 361, 373 या 380। कितने ज़िलों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है जो मार्च का में सेशन शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट छठे फेज़ मैंडेटरी टू द गोल्ड हॉलमार्किंग। गोल्ड हॉलमार्किंग का मतलब होता है गोल्ड की शुद्धता की पहचान। ये आप देख सकते हैं। इसको सर्टिफाइड कौन करता है आपको बताना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में गोल्ड की प्योरिटी की जांच कौन सी संस्था करती है। देखिए इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये रिसेंटली मार्च के महीने में इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं, 7 ज़िले जोड़े गए हैं इसके अंदर। और गोल्ड की शुद्धता की जांच कौन करता है? देखिए यहाँ पर आंसर दिया है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्किंग को सर्टिफाइड करता है। और अभी मार्च के महीने में इसका छठा फेज शुरू किया गया है जिसके अंदर 7 ज़िलों को और ऐड किया गया है। 7 ज़िलों को और ऐड किया गया है।
किसी भी ज्वेलरी के अंदर आप देखेंगे BIS हॉलमार्क का लोगो होता है, प्योरिटी होती है, कहाँ से हॉलमार्किंग, और यहाँ पर HUID नंबर भी होता है, जिससे हम उस यूनिक तरीके से उस गोल्ड की सर्टिफिकेशन को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि 1 सितंबर 2025 से ये इफेक्टिव किया गया, सिल्वर के अंदर भी हॉलमार्किंग कर दी गई है। सिल्वर के लिए हॉलमार्किंग की गई है 1 सितंबर 2025 से, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। गोल्ड की पहले से थी, सिल्वर की भी हॉलमार्किंग को स्टार्ट कर दिया गया। HUID जो होती है ये एक यूनिक नंबर होता है जो गोल्ड या सिल्वर के प्योरिटी को ऑनलाइन सर्टिफाइड करता है। HUID का पूरा नाम ध्यान रखना है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और ये 6 अंकों का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि HUID कितने नंबर का होता है, 6 अंकों का होता है। पहली बार 2021 में इसको लॉन्च किया गया था BIS के द्वारा। ध्यान रखना है आपको, पहली बार गोल्ड में इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, 21 में। अब सिल्वर में भी आ चुका है, ठीक। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, यूनिक नंबर होता है, इसे आधार नंबर यूनिक होता है, वैसे ये भी एक यूनिक नंबर होता है, 6 अंकों का होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 6 नंबर होते हैं। देखिए 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है यहाँ पर जुड़ा गया है। यहाँ पर आप देखें रूपनगर है, बांदा उत्तर प्रदेश, बीड महाराष्ट्र, गोमती त्रिपुरा, कटिहार बिहार, मेवाड़ राजस्थान और नीमच मध्य प्रदेश, ये 7 डिस्ट्रिक्ट जोड़े गए हैं, ये ध्यान रखना है हमें। 380 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इंडिया पोस्ट रिलीज अ स्पेशल कवर इन मार्च 2026 कॉमेमोरेट द बर्थ सेंचुरी ऑफ विच लेजेंडरी म्यूजिशियन। किस लेजेंडरी म्यूजिशियंस की यहाँ पर 100 ईयर पूरे होने पर एक विशेष कवर जारी किया गया है। रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया। मार्च के महीने में आप देखेंगे, ये अभी न्यूज़ थी, तो इसका सही उत्तर होगा अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जो है, इनके 100 ईयर पूरे हुए हैं। काफ़ी बड़ी म्यूजिशियन थी जिनके 100 ईयर पूरे होने पर ये इंडिया पोस्ट ने ये डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जारी किया है। और यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो फेमस लेजेंडरी म्यूजिशियन है, ये किस घराने से आती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अन्नपूर्णा देवी जो है प्रसिद्ध मेहर घराने से संबंधित हैं। संगीत के क्षेत्र में घराने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि घरानों से ही संगीत जो है आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो इनका घराना भी याद रखना है, मेहर घराने, यानी स्ट्रेटेजी के अंदर इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट आर द नेम्स ऑफ मैस्कॉट लॉन्च फॉर द सेंसस। अभी सेंसस देखिए शुरू होने वाला है, जनगणना के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया। प्रगति, विकास, शक्तिवीर, भारत इंडिया, उड़ान एंड तेजस। क्या नाम है इन शुभंकर का। जैसे गेम में मैस्कॉट्स होते हैं, वैसे यहाँ भी मैस्कॉट है। तो इसका आंसर आपको नोट कर लेना है, प्रगति और विकास। प्रगति और विकास इनका नाम रखा गया है, जिसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। प्रगति और विकास, ये नाम आपको याद रखना है। सेंसस 2027 नई दिल्ली के लिए मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विच टीम वॉन द फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग कर्नाटका इन द फाइनल। रणजी ट्रॉफी के अंदर पहली बार किसी ने रणजी ट्रॉफी जीती है कर्नाटक को हराकर, फर्स्ट टाइम, और वो टीम है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब या सौराष्ट्र। तो आंसर होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पहली बार जो है ये ट्रॉफी जीती है कर्नाटक को हराकर, ये ध्यान रखना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। मार्च के महीने में इंडिया में एक ऐसा बैंक, पहला बैंक जो कि 10,000 करोड़ बॉन्ड को जारी करने वाला, पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला बैंक बना है। आपको बताना है बैंक का नाम क्या है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या कैनरा बैंक। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये पहला बैंक होगा इंडिया का, और 10,000 करोड़ का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के लिए इसने लॉन्च किया। तो आंसर यहाँ पर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10,000 करोड़ का ये बॉन्ड जारी किया है, जिसका मेन मकसद है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। इसकी अवधि पूछी गई है कि इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की अवधि क्या होगी, टेन्योर क्या होगा, कितने साल का बॉन्ड होगा। हर बॉन्ड में टाइम ही होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 10 साल। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 7 साल। 7 ईयर्स तक के लिए इसको जो ये टाइम दिया गया है, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एट विच प्लेटफॉर्म पर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इशूड, किस प्लेटफॉर्म से ये जारी किया जाएगा, BSE, NSE, सेबी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जारी तो ये स्टॉक एक्सचेंज से ही होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में 2 हैं, एक NSE और एक BSE। तो NSE इसका उत्तर हो जाएगा NSE, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। NSE की स्थापना हुई थी 1992 में, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में। और इंडिया का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज अगर पूछेगा तो आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया और एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है। और NSE जो है सबसे मॉडर्न स्टॉक मार्केट है भारत का, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा, NSE से इसको लॉन्च किया जाएगा। किसको? बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को। ये बॉन्ड का पैसा जो है कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? द फंड रेज थ्रू द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। जाहिर सी बात है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन का मतलब यही है कि जहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाए जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या इको फ्रेंडली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रायसीना डायलॉग्स अभी हाल में मार्च में कंडक्ट किया गया। क्या है ये? किस चीज़ पर फोकस होता है? एग्रीकल्चर पे, जियोपॉलिटिक्स पर, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर, या फिर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर? रायसीना डायलॉग्स काफ़ी फेमस डायलॉग है, ये एनुअली ये इवेंट होता है। तो ये 11th रायसीना डायलॉग्स स्टार्ट हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 11 रायसीना डायलॉग्स नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। रायसीना डायलॉग्स क्या होता है ये देख लेते हैं इसको। तो ये भारत का फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। वैश्विक मुद्दों पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जियोपॉलिटिक्स के ऐसे इश्यूज़ हैं, उन पर डिस्कशन करना इसका मेन मोटिव है। और ये भारत का एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग्स, जो हुआ है 11 एडिशन का इस बार नई दिल्ली में। वैसे ही हमेशा नई दिल्ली में ही होता है। इस बार का जो सेशन था इसमें आपको ध्यान रखना है, फिनलैंड के प्रेसिडेंट का यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित हुए थे, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार के रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन था। इसकी थीम में ध्यान रखनी है, इसकी थीम भी एक बार पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। तो थीम के साथ साथ चीफ गेस्ट कौन है ये भी हमको ध्यान रखना होगा इस बार के रायसीना डायलॉग्स में। रायसीना डायलॉग्स एक तरह का कॉन्फ्रेंस जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर किसको नियुक्त किया गया? फिर से नियुक्त किया गया, रीअपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बता दें आपको, DGCI एक ऐसी संस्था है जो भारत में ड्रग्स और मेडिसिन्स और वैक्सीन्स के यूज़ को रेगुलेट करती है। और यहाँ पर इसके जो हेड बने हैं यहाँ पर फिर से उनको रिअपॉइंट किया गया, राजीव सिंह रघुवंशी, राजीव कुमार, विवेक जोशी, संजय मल्होत्रा, TV सोमनाथन। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। इनको दोबारा से DGCI का हेड बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले हम लोग देख चुके हैं स्लाइड में। देश का पहला रिवर लाइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्रा। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो क्वेश्चन रिपीटेड है ये, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच बास्केटबॉल प्लेयर ब्रोक द ऑल टाइम फील्ड गोल रिकॉर्ड इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन मार्च 2026? मार्च के महीने में एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पर बास्केटबॉल का। ऑप्शन यहाँ पर माइकल जॉर्डन, लिबॉन जेम्स, कैप ब्रियांट, स्टीफन कैरी या मैजिक जॉनसन। किसने रिकॉर्ड यहाँ ब्रेक किया है? तो यहाँ पर आंसर होगा लिबॉन जेम्स ब्रेक द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो इन्होंने अचीव किया है 15,838 करियर फील्ड गोल इन 23rd NBA सेशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमें आंसर लगाना होगा ऑप्शन बी, लिबॉन जेम्स ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ करीम अब्दुल जब्बार। इनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है लिबॉन जेम्स, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है बास्केटबॉल के अंदर मार्च महीने में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च द नेशनल वाइड सोशल मीडिया कैंपेन से टू नो प्रॉक्सी सरपंच? सरपंच पति की जब प्रथा चलती है, कई बार प्रॉक्सी मतलब काम कोई और कर रहा है लेकिन हेड कोई और हो, इसको रोकने के लिए मुहिम किसने शुरू की है? तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वहीं कहीं ना कहीं इसका आंसर होना चाहिए।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर आंसर आप लगा सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था ने यहाँ पर से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन। ये एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने किस नाम से अभियान चलाया है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अभियान का नाम क्या है? से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन। इस अभियान का मकसद यही है कि जो प्रॉक्सी मतलब होता है एक तरह का डुप्लीकेसी, कि यहाँ पर हेड कोई और है, निर्णय कोई और ले रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर ये अभियान चल रहा है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है और आपको बताना है कि ये इसका थीम क्या रहा है। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि मौसम विभाग जो है, इसका जो डे है ये 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी, है ना। सो इसकी थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्शन टुमारो। ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्शन टुमारो, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्शन टुमारो इसका यहाँ पर आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस मार्च के मंथ में 24 मार्च भी हमें ध्यान रखना है, 24 मार्च को टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसकी थीम हमें नोट कर लेनी है, इसकी थीम क्या रही है इस बार, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर.एम. नचम्मा ने अभी हाल में किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनकर इतिहास रच दिया है? तो भाभा एटॉमिक, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वुमेन टू हेड ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन्होंने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये पहली वुमेन है जिन्होंने इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इन्होंने पहली चीफ सुपरिटेंडेंट के पद पर उनको अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नाम भी याद रखना है, आर.एम. नचम्मा। इन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुपरिटेंडेंट के पद पर ये अपॉइंट होने वाली फर्स्ट वुमेन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो एटॉमिक एनर्जी पर एक बिल पेश किया गया था प्रीवियस ईयर, जिसका नाम है शांति बिल। शांति बिल का फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया शांति बिल। शांति बिल का मेन पर्पज़ क्या है कि शांति बिल का मेन पर्पज़ ये है कि एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री मिले, ये बिल इसके लिए जुड़ा हुआ है। तो शांति बिल क्या है, प्राइवेट एंट्री की शुरुआत न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंटरवेंशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। किसके साथ सिग्नेचर किया है? नीति आयोग का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ और नीति आयोग ने ये सिग्नेचर साइन किया है फॉर द न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हेल्थ ऑपरेशंस को बेहतर बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अभी हाल में इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो बताइए किस लिए आरबीआई को ये अवार्ड मिला है इस बार? मार्च की न्यूज़ की महत्वपूर्ण न्यूज़। तो ये आपका यूपीआई लॉन्च के लिए किया है, बैंक डोमेन नेम के लिए हुआ है, या डिजिटल रुपीज़ या जनधन योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब ये हो गया कि आप सभी बैंक क्या है अपने डोमेन नेम के साथ ही अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, यानी हर बैंक की वेबसाइट जो होगी उसका डोमेन नेम, जैसे डोमेन नेम में हर बैंक की वेबसाइट को .bank.in से इसको डिनोट किया जाएगा।
डोमेन नेम वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे .com, .org। तो इस तरह की वेबसाइट से हम पहचान सकते हैं कि ये बैंक की वेबसाइट है या स्कैमर्स ने ये वेबसाइट के ज़रिए फ्रॉड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल थी। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड वाज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? IMF, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक या सेबी? तो लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक के द्वारा। और ये लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल बैंक, जिसने ये अवार्ड दिया है। और विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू मैंडेट अ डेडिकेटेड बैंक डोमेन नेम? कौन सा देश बैंकों के लिए विशेष डोमेन नेम वाला पहला देश है? तो ये शुरुआत इंडिया ने की है। तो इंडिया बन गया है विश्व का पहला देश बैंकों के लिए डोमेन नेम को अनिवार्य करने वाला देश। अच्छा, बैंकों के लिए डोमेन नेम की डेडलाइन क्या थी? ये डेडलाइन पहले ही तय हो चुकी थी। अक्टूबर 2025 में बैंकों से कहा गया था कि ये 31 अक्टूबर तक अपने बैंक की वेबसाइट में डोमेन नेम को ऐड कर लें। कंपल्सरी रूप से इसको अनिवार्य कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, NBFCs के डोमेन नेम की अनुमति अभी रिजर्व बैंक ने कंपल्सरी नहीं किया है, लेकिन आगे कंपल्सरी हो जाएगा। तो इनका जो डोमेन नेम होगा वो .fin के नाम से होगा, .fin.in के नाम से होगा। तो ये ध्यान रखना है। अभी हालांकि NBFCs को अभी कंपल्सरी नहीं किया गया है, लेकिन आगे जब भी कंपल्सरी होगा तो वो fin.in के नाम से होगा। बैंक के लिए कंपल्सरी हो चुका है .bank.in के नाम से। बैंक.in डोमेन नेम किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डोमेन नेम का डेवलपमेंट हुआ है, ये RBI की एक एजेंसी है। देखिए, RBI, NPCI, IDRBT, रिजर्व बैंक के डिजिटल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है IDRBT। तो IDRBT के द्वारा ये सपोर्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इन बैंकिंग टेक्नोलॉजीज। IDRBT रिजर्व बैंक की एक संस्था है जो बैंकिंग रिसर्च को देखती है, रिसर्च करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी आपने देखा होगा नेपाल के अंदर काफ़ी उठापटक थी पिछले साल, और इस बार जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है बन चुके हैं। ये न्यूज़ तब की है जब बनने की संभावना थी, हालांकि बन चुके हैं, शपथ उन्होंने ले ली है। तो कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो बालेन्द्र शाह जो हैं, बालेन्द्र शाह जो हैं, ये बन गए हैं नेपाल के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर आप लोग बताइए, ये नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? ये भी पूछ सकता है आपसे कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है। ये हैं सुशीला कार्की, जिनको अंतरिम रूप से नेपाल का हेड बनाया गया था, और अब इन्होंने यहाँ पर हैंडओवर लेकर इन्होंने नए PM की यहाँ पर शुरुआत की है। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। नाम याद रखना है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। और ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, 35 वर्ष के, जो बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है, रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने यहाँ पर जो है शपथ दिलवाई। ये भी हमें ध्यान रखना है। शपथ किसने दिलवाई? नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा, रामचंद्र पौडेल के द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पर्याप्त पेयजल की सुविधा के लिए केंद्र ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? कब तक बढ़ा दिया है? 26, 27, 28, 29 या 30? तो इसको बढ़ा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन को जल जीवन मिशन की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 28 कर दिया गया है। 28 तक स्कीम कंटिन्यू चलेगी। इसका टोटल आउटले में ध्यान रखना है 8.69 लाख करोड़ जो सेंट्रल असिस्टेंट है जो दिया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार अमाउंट पूछ लेता है बजट के अंदर कितना अमाउंट दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरह के एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने वाली पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति बनी है? फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट प्लेन, रिकॉन्सनेंस ड्रोन या लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं पहली राष्ट्रपति जिन्होंने अभी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, इसका नाम याद रखना है आपको, प्रचंड। प्रचंड क्या है? एक अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ान भरने वाली ये पहली राष्ट्रपति बनी है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। ऑप्शन में प्रचंड भी हो सकता है, ऑप्शन में अटैक हेलीकॉप्टर भी करके आ सकता है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके? कौन बना है उच्चायुक्त अभी हाल में यूके के अंदर? विक्रम दोरेस्वामी, पेरिस्वामी कुमरन, शारदा जोशी, हर्षवर्धन श्रृंगला या अजय बैसिरा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पेरिस्वामी कुमारन ये बन गए हैं यूके के नए हाई कमिश्नर उच्चायुक्त। ठीक है, हमें नाम याद रखना है इनका पेरिस्वामी कुमारन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन में ये जो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, इनका नाम याद रखना है हमको। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि विक्रम दोरस्वामी जो है चीन भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरस्वामी को चीन में नियुक्त किया गया है और इनको यूके में नियुक्त किया गया है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया? ये अवार्ड अभी हाल में जारी किया गया है। 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर वेरामथु। आर वेरामथु को इस बार मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आर वेरामथु किस भाषा से संबंधित है? हिंदी, तेलुगु या तमिल या कन्नड़? तो ये है तमिल। तमिल लैंग्वेज के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तमिल लैंग्वेज के ये राइटर हैं, ऑथर हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। संस्करण भी आपको ध्यान रखना है। एडिशन, इस बार का जो एडिशन था ज्ञानपीठ का कौन सा था? तो इस बार का एडिशन था 60th एडिशन ज्ञानपीठ पुरस्कार का। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, यानी इसकी स्थापना कब हुई, ये हमें ध्यान रखना है। तो 1965 को इस अवार्ड की शुरुआत होती है। हाँ, आर वेरामथु बिकम द तमिल, कौन से नंबर के तमिल लेखक बने? यानी ये पहले लेखक हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं? तो ये तीसरे लेखक हैं। ठीक है, 3 लेखक हैं जिनको ये अवार्ड मिले, तो ये तीसरे हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की खास बात क्या है? ये इंडिया का लिटरेचर की फील्ड का सबसे बड़ा सम्मान है। आर वेरामथु जिनको ये इस बार का ये अवार्ड दिया गया है। इससे पहले ये अवार्ड 2 लेखकों को मिल चुका है, अकलियान और जयकंतन 2002 में, वो तीसरे हैं यहाँ पर आर वेरामथु। पहला अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप पहले विनर हैं जिनको ये अवार्ड मिला था 65 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना कैश प्राइज मिलता है? तो इसमें मिलता है 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या पार्वती? तो यहाँ सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, ज्ञान की प्रतिमा। सरस्वती के रूप में इनको एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, एक सर्टिफिकेट, और 11 लाख का कैश प्राइज भी इनको दिया जाता है। इसी के साथ एक अवार्ड हमें और ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान, यानी इस अवार्ड के साथ साथ एक अवार्ड और होता है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कह सकते हैं, और ये अवार्ड इस बार मिला है राजकुमार मुखोपाध्याय को, बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा। ध्यान रखना है आपको, ये सम्मान भी लिटरेचर में दिया जाता है और ये सम्मान जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, बंगाली उपन्यास जो है, बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए इनको मिला है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यहाँ पर। और ये अवार्ड मिलता है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और ये 10 साल के अंदर जो लोग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार मिला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस बार मार्च के महीने में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं? आइए जल्दी से देख लेते हैं कि मार्च के ऐसे कौन कौन से दिवस हैं जो हमें याद होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट डे है इंपॉर्टेंट डे ऑफ फॉरेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च को ये मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। इस बार की थीम है वाटर एंड जेंडर, वाटर डे। ये कुछ मार्च के महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक तो इंटरनेशनल वुमेन डे, उसके बाद वर्ल्ड डिसेबल्ड डे या वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका टीबी डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। 22 मार्च वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे। टीवी डे और रंगमंच दिवस, थिएटर डे भी आपसे पूछ सकता है। और 21 मार्च जो है वन डे भी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि मार्च के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलें और टाइम का ऐसा मैनेजमेंट बनाएं कि आप प्री मेंस की तैयारी दोनों करके फाइनली अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा तो वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते चलेंगे, यानी हर हफ्ते की महत्वपूर्ण न्यूज़ को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करते चलेंगे। सेशन कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जनरल अवेयरनेस से संबंधित, करंट से संबंधित, तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहें और जितना भी प्रयास हो सके अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत होते रहें और हर विषय पर ध्यान देते रहें, ताकि इस बार जो है फाइनल सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।